नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो बिल्कुल सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाले कड़े मुकाबले की। बिल्कुल यहाँ पर भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फाइनल मुकाबला है और हर किसी की नजर इस पे रहने वाली है क्योंकि दोपहर 2:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी बीच में अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर की केंद्र गृह सचिव की जम्मू में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और कैसे कड़ा किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जम्मू में होगी। इसके बाद बिहार की बात करेंगे जहां पर सियासत जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और चुनावों से पहले ये सियासी पारा काफी हाई देखने को मिल रहा है। इसी में आरजेडी जो है वो आज धरना प्रदर्शन करने वाली है और क्या कुछ इसमें मुद्दे उठाए जाएंगे, हर किसी की नजर इस पर रहने वाली है। तो बिल्कुल इसी बीच में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हवाले से, जहां पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर एफआईआर लॉन्च कर दी गई है और ये एफआईआर जो है वो उन्हीं की पत्नी द्वारा की गई है। क्या ये पूरा मामला है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके बाद सीधा पानीपत की बात करेंगे। पानीपत में नगर निगम के चुनावों के लिए मतदान जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। क्या कुछ शाम तक नतीजे रहेंगे, 12 मार्च को इसका रिजल्ट आना है, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी खबर को लेकर, जहां पर आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला है और हर किसी की नजर इस पर रहने वाली है। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का ये कड़ा मुकाबला देखा जाने वाला है जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा और दोपहर 2:30 बजे 2:30 पर इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों टीमों ने तैयारी जो है वो पूरी कर ली है और पूरे दमखम के साथ इस फाइनल मैच में उतरी है। जहां पर भारत की अगर बात की जाए तो 3 पहले भी मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने ये दूसरा मैच है और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खिताबी भिड़ंत जो है आज 2:30 बजे से शुरू हो जाएगी। टॉस के बाद किसको क्या कुछ मिलेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा और प्लेयर किस तरीके का आज प्रदर्शन करेंगे, हर किसी की नजर आज इस पर रहने वाली है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज फाइनल मुकाबला है और ये मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दुबई के स्टेडियम में होने वाला है और दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि इंडिया ने बढ़त बनाई क्योंकि अभी तक जितने भी मुकाबले इंडियन क्रिकेट टीम के हुए हैं कोई भी हार का सामना नहीं करना पड़ा और अंदाजा ये है हम जाहिर तौर पर इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते नजर आएंगे। आप भी शुभकामनाएं जरूर पेश कीजिएगा। लेकिन एक मैच जो है वो न्यूजीलैंड ने जरूर हारा है, वो भी इंडिया के अगेंस्ट ही हारा था। 25 साल पहले जो है वो न्यूजीलैंड ने फाइनल में भारत को हराकर नॉकआउट टूर्नामेंट जीती थी। अब उस 25 साल का जो बदला है वो आज भारत की इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो लेती नजर आएगी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फेवर में जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया नजर आ रहा है क्योंकि वहां की जो पिच है, तमाम चीजें हैं वो इंडिया के फेवर में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत बनाम न्यूजीलैंड की भिड़ंत आज 2:30 बजे शुरू होगी। बिल्कुल यहाँ पर दुबई में आज 2:30 बजे इस मुकाबले की शुरुआत होगी और हर किसी की नजर इस पर रहने वाली है। भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सभी 4 मैच जीते हैं, जितनी भी परफॉर्मेंस रही है सभी में जीत हासिल की है। बिल्कुल, और वहीं न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम को एकमात्र हार प्राप्त हुई है, वो भी जब इंडिया का मैच हुआ था। लीग मैचों में भारत से ही हार मिली थी और आज दोनों आमने सामने हैं। लीग मैच में भारत से हार का सामना करने के बाद एक बार फिर से भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने फाइनल मैच में। साल 2000 में भी दोनों टीमें आमने सामने थी और यहाँ पर आज सेम वही चीज दोबारा दोहराई जा रही है जहाँ पर दुबई में ये मैच। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती थी और आज 25 साल के बाद बदला लेने का वक्त आ चुका है और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ये काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला आज देखने को मिलेगा। दुबई में ये मैच होगा, लेकिन इसकी मेजबानी जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की वो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो दुबई में हो रहे हैं, इसीलिए ये आज का फाइनल मुकाबला दुबई में होने जा रहा है।
बिल्कुल, तो बिल्कुल हाई वोल्टेज एक्शन जो है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। आज संडे भी है तो हर कोई जो है अपनी टीवी स्क्रीन के आगे बैठेगा, मोबाइल हाथ में पकड़कर इस चैंपियंस ट्रॉफी पर अपनी नजर बनाए रखेगा, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, जिसको लेकर फिलहाल 2:30 बजे इसकी शुरुआत है। कुछ ही घंटे बचे हैं और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसके हाथ में होगा, ये इंतजार है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ रशीद ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच। 25 साल पहले 2000 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ था, न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। 25 साल बाद बदला लेने का वक्त आ चुका है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैच रोमांचक हो, अच्छा हो, दो बड़ी टीमें हैं, कंपेटिटिव हो, और यही सब उम्मीद कर रहे हैं। इन्हीं उम्मीदों के बीच 2:30 बजे के आसपास जब मुकाबला होगा तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। सबसे अच्छी बात इस टूर्नामेंट की कि दो बड़ी और वो फाइनलिस्ट टीमें जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड जो भारत के सामने उसने केवल एक मुकाबला अभी तक हारा, वो भी टीम इंडिया से हारी है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस उसने लाहौर, रावलपिंडी और कराची में खेले या मौका मिला, और उससे पहले ट्राई सीरीज वो जीत कर आई है, तो वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर थोड़ा सा हम कहेंगे कि अपर हैंड उस हिसाब से न्यूजीलैंड को है। आज के मुकाबले की जहां तक बात है तो इसमें दो चीज़ों से या दो एंगल से आप समझने और देखने की कोशिश करें। आईसीसी के तमाम नॉकआउट्स को, टूर्नामेंट्स को आप देखेंगे, जो 25 सालों का आप अभी तक इतिहास गिनवा रही हैं, इसमें न्यूजीलैंड को अपर हैंड है। एक के मुकाबले 3, यानी 3 मैचेस जीते हैं, और ये वो मैचेस हैं जहां पर टीम इंडिया को केवल एक मैच था, यानी या तो फाइनल था या सेमीफाइनल था। 2019 विश्व कप का न्यूजीलैंड जीती, महेंद्र सिंह धोनी लास्ट मोमेंट पर रनआउट हुए और इस तरीके से नजदीक जाकर मुकाबला टीम इंडिया हार गई। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ओवल के मैदान पे लंदन पे, टीम इंडिया वहां भी बारिश से चीजें प्रभावित हुई, लेकिन इसके बावजूद मैच हार गई। इसके अलावा 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी जो 4 विकेटों से उस समय जीतने में कामयाबी हासिल की थी न्यूजीलैंड ने, उन तमाम फाइनल्स को आज के फाइनल, आज के मुकाबले तक देखें तो नॉकआउट मुकाबलों में जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं टीम इंडिया से, न्यूजीलैंड स्ट्रांग नजर आती है। बट इस टूर्नामेंट को, मौजूदा सिचुएशन को, परिस्थितियों को देखते हुए आप जब आप या आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो टीम इंडिया का पलड़ा इस हिसाब से भारी है कि उसको एक ही जगह पर सेम कंडीशंस में खेलने का मौका मिला, और जो अभी तक उसने प्लेइंग 11 उतारी है, विद स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स या ऑलराउंडर्स, टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, सब ने परफॉर्म करके दिखाया है। आपके 11 में से कम 8 से 9 खिलाड़ी इन फॉर्म है, और उस न्यूजीलैंड के सामने जिसको ऑलरेडी लीग मैच में, जैसा आपने जिक्र किया, अब यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है जो लगातार परफॉर्मेंस टीम इंडिया की देखने को मिली है, और एक के बाद एक जीत इसमें रही है सीरीज वाइज। अब यहाँ पर सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, यानी विनिंग कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो कितनी बड़ी चुनौती टीम इंडिया के लिए है? यही तो बड़ा चैलेंज है। 11 साल हो गए हैं, 11 वर्षों में हमने 2013 का फाइनल देखा, उसके बाद 2014 में हम फाइनल हारे T20 का, 2017 में पाकिस्तान से हार गए, 2019 सेमीफाइनल गए, उसके अलावा 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से, फिर न्यूजीलैंड से हारे। यानी नॉकआउट मुकाबलों में अप टू लीग और सेमीफाइनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन वो जो उस लेवल को मेंटेन रखने वाली बात आप पूछ रही हैं, तो उसका जवाब थोड़ा सा क्योस और कंफ्यूजन पैदा करता है। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पिछले 5 फाइनल्स में देखेंगी, उनमें से केवल आपके नाम एक ही गया है, और वो है T20 वर्ल्ड कप 2023 का, जो आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीता। 2023 में चीजें फेवर में नहीं गई, लेकिन कंसिस्टेंसी इस एतबार से है, इस हिसाब से है कि 14-15 वर्षों से आपने एक तरह से रूल किया ओवरऑल क्रिकेट को। वो एक प्रेशर लेकर आप विरोधी दलों पर शायद आज हावी हो सकते हैं। इसीलिए आज के मैच को बहुत करीब से इसलिए भी देखा जा रहा है कि दो बेस्ट टीमें, भारत तो साउथ एशिया में ऑब्वियसली है ही, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड को भी देखते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आईसीसी नॉकआउट्स में। लेकिन आसिफ, जो हेड कोच है गौतम गंभीर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हाल ही में कहा है कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो अभी बाकी है, और उन्होंने भी उम्मीद जताई और हम भी यही उम्मीद जताते हैं कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस खुलकर सामने आए आज के इस फाइनल मैच में, क्योंकि उन्हें भी यकीन है कि अभी कहीं ना कहीं वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है इंडियन क्रिकेट टीम एज अ होल। देखिए, वो बेस्ट परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए थी कि आपके टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, जिसमें कप्तान है, इसके अलावा शुभमन गिल की एक पारी, और कप्तान जिन्होंने बहुत तेज स्टार्ट दिया, लेकिन 18, 20, 28, 25 यही रन उनके अभी तक रहे हैं। वो जो बड़ी पारी और रोहित मैन शर्मा वाली हम बात करते हैं, वो अभी तक आई नहीं है, वो एक्सपेक्ट आज की जा सकती है। दूसरा,
मेजर मैचेस में जहां जहां आपको जरूरत पड़ी है तो विराट कोहली ने आपको कंधा दिया है। बिल्कुल। पाकिस्तान के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्रूशियल मैचेस में आप रन चेज कर रहे थे। और इसके अलावा दूसरी तरफ जब आप लीग मैचेस को भी देख रहे थे तो जहां टॉप ऑर्डर फेल हुआ, मिडिल ऑर्डर आकर रन्स कर गया। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि न्यूजीलैंड की जो बल्लेबाजी है, टॉप ऑर्डर में आप सचिन रविंद्र, उनके साथ विल यॉन्ग, दोनों इस सीरीज में सेंचुरी मार चुके हैं। पिछले मैच में शतकवीर रहे कप्तान विलियमसन, मिचेल सेंटनर बीच में, माइकल ब्रेसवेल बीच में, ये तमाम वो खिलाड़ी और ग्लेन फिलिप्स जैसे और मिचेल जैसे खिलाड़ी अगर बीच में हो जो स्टे भी करते हैं, हिट भी करते हैं, ये परेशानी का कारण बन सकते हो। उसकी दो वजूहात हैं। एक, पाकिस्तान में हाल ही में ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड ने जीती है। भारत के अंदर होने वाली टेस्ट सीरीज 3-0 से न्यूजीलैंड ने जीती है। साउथ एशियन पिचेस पर सब कॉन्टिनेंट में जबरदस्त रिकॉर्ड न्यूजीलैंड का है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत अच्छा होगा। दोनों टीमें कंडीशंस के मुताबिक बहुत अच्छे खेलेंगे। यहाँ पर एक सवाल टीम इंडिया को लेकर आसिफ ये भी बनता है कि अगर टीम इंडिया की बात की जाए, फाइनल आने तक अक्सर जो है टीम इंडिया ढीली पड़ जाती है। इस मेंटली स्ट्रेस को कैसे इन्हें हैंडल करना पड़ेगा इस मैच में, क्योंकि अक्सर ये देखा है सीरीज वाइज भारत अच्छा करती है, लेकिन जब एंड में आने की बात होती है जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। देखिए, प्रोफेशनल्स में खूबसूरत चीज़ यही होती है कि जब भी वो मुकाबला खेलने जाते हैं तो वो तमाम स्ट्रेसेस को, फैमिलीज़ को, दोस्तों को, रिश्तेदारियों को साइड रखकर वो जो बाउंड्री के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल क्रिकेट नजर आता है। यही वो चीज़ है जो बाकी चीज़ों से ओवरकम करते हुए आप इन समस्याओं का समाधान करते हैं। आज जब रोहित शर्मा या उनकी प्लेइंग 11 जाएगी तो पिछले आंकड़े या मुकाबले मैटर नहीं करेंगे। चाहे इंडिया की टीम 4 के 4 मैचेस जीते हैं, एक चीज कम से कम माइंड में है कि आप साउथ एशिया में ही खेल रहे हैं, लेकिन 2023 विश्व कप में नवंबर तक 9 के 9 मुकाबले आप जीते थे। फाइनल जाकर आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए। वो जो कंसिस्टेंसी बरकरार रखना, वो दबाव तो है ही, कप्तान पर ऑब्वियसली रहता है। इतने बड़े स्टेज पर जब आप जाएंगे, जब आपको 50,000 लोग मैदान में देख रहे होंगे, इसके अलावा मैनेजमेंट का दबाव ये भी है। कल से हम खबरें सुन रहे हैं कि शायद रोहित शर्मा, अगर ऐसा हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कि टीम इंडिया हार जाए तो शायद रिटायरमेंट वाला प्लान भी उनका साथ साथ हो। तो वो सारी चीजें मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। मगर ये है कि प्रोफेशनल क्रिकेट जब खेली जाती है तो उसमें सब चीजों को साइड रख के आपको उन सिचुएशंस को टैकल करके खेलना होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आज टीम इंडिया खेलेगी, बाकी सब चीजें, चाहे वो आंकड़े हैं, आपके नंबर्स हैं, विनिंग स्ट्रीक क्या है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, कुछ मैटर नहीं करेगा। आज के मैच पर फोकस होगा और 20% मैच का रिजल्ट किस तरफ जाएगा ये डिसाइड दोपहर 2 बजे हो जाएगा, आधा घंटा पहले ही, क्योंकि जब टॉस होना है, टॉस जो जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी के लिए जाएगा। और आज का मुकाबला उस पिच पर भी हो रहा है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन आसिफ हम ये कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का अपर हैंड कहीं ना कहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड की बात करेंगे अगर तो वो कभी पाकिस्तान ट्रैवल कर रही है, फिर वापस इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए वो दुबई पहुंची, लेकिन इंडिया कंसिस्टेंटली दुबई में ही मैच खेल रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में अपर हैंड हो सकता है। एक्सर्शन की वजह से शायद न्यूजीलैंड जो है वो हार सकता है। यहाँ पर इंडिया बढ़त हासिल कर सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, मेंटल सेटअप की जहां तक बात है, टीम इंडिया को हल्का सा एडवांटेज है, कुछ प्लेयर्स ने माना है। लेकिन जब आप इसको लार्जर कैनवस पे देखते हैं तो समझ में आता है कि ये वो मैदान है जिस पे टीम इंडिया 4 मैचेस खेली है। लेकिन ये हमें भूलना नहीं होगा कि 4 के 4 पिचेस अलग अलग हैं। अगर टीम इंडिया पाकिस्तान जाती तो हाइब्रिड मॉडल का जो पहला फॉर्मूला था कि आप टीम इंडिया लाहौर में आएगी, सिक्योरिटी जितने भी कंसर्न्स हैं सब अपनी जगह, सारे के सारे मैचेस लाहौर में खेलेंगे। एक तो ये सवाल अननेसेसरी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एक ही कंडीशंस में शायद एडवांटेज इंडिया को फेवर हो रहा है। यही सवाल हमारा उनसे है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान जाती, सारे मैचेस लाहौर में खेलनी थी तो बदलना क्या था? बिल्कुल वही मैचेस आप 4 के 4 खेल रहे हैं दुबई के अंदर, 4 पिचेस पे, चारों मैचेस में पिच चेंज की गई। आज पहली ऐसी पिच है जिस पर दोबारा मैच हो रहा है। थोड़ा सा एडवांटेज क्योंकि टीम इंडिया 2-4% का लेकर जाएगी। जिस पिच पर वो खेली थी वहां पर वो 3 पेसर्स के साथ गई थी, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली 2 मुकाबलों से वो 4 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ जा रही है, जिसमें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं। तो वो थोड़ा सा एज होगा सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि न्यूजीलैंड को इसीलिए बेहतरीन टीम कहा जाता है, तीनों डिपार्टमेंट्स में वो जान मारते हैं और साउथ एशियन या सब कॉन्टिनेंट सिचुएशन के अंदर भी वो इंडिया और पाकिस्तान को जबरदस्त चैलेंज देते हैं। तो आज नजर रहेगी कि आखिरकार मुकाबला और चैंपियंस ट्रॉफी किसके हाथ में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है, जहां पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो 2:30 बजे मैच शुरू होगा और ट्रॉफी किसके हाथ में होगी हर किसी की नजर इस पर रहेगी। आगे बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू के हवाले से बात करेंगे। जम्मू में केंद्रीय सचिव, गृह सचिव की अगर बात की जाए तो गोविंद मोहन यहाँ पर
पहुंच चुके हैं। एक अहम बैठक जो है आज होने वाली है और बैठक के लिए जम्मू पहुंचे हैं। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक जो है वो गृह सचिव करेंगे और आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो यहाँ पर बेहद खास आज ये अहम बैठक और बैठक पे हर किसी की नजर। तो आपको बता दें कि जम्मू में आज अहम सुरक्षा के मद्देनजर एक मीटिंग होने वाली है और इसको लेकर गृह सचिव जो है वो जम्मू फिलहाल पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन महत्वपूर्ण सुरक्षा समीक्षा बैठक के लिए जम्मू पहुंचे हैं और डीजी बीएसएफ, डीजी एनआईए, डीजी एसएसबी, उत्तरी सेना कमांडर, डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस सभी बैठक में भाग लेने के लिए जम्मू पहुंचे हैं। यानी कि ये उच्च स्तरीय बैठक, एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जम्मू में आज होने वाली है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जम्मू में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं या पिछले कुछ महीनों की बात करें तो कुछ गलत इंसिडेंट्स, कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसके मद्देनजर अब सुरक्षा व्यवस्था ऑलरेडी यहाँ पर कड़ी है, लेकिन उसको और कैसे सुदृढ़ किया जाए और कैसे कड़ा किया जाए जम्मू कश्मीर की, और कैसे सुरक्षा व्यवस्था को टाइटन किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर आज गृह सचिव की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जम्मू में होने वाली है। तो बिल्कुल जम्मू के हवाले से अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर ये बैठकें होती रहती है और इसी में ये बैठक भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर बैठक में केंद्रीय गृह सचिव की बैठक होने वाली है। सभी आला अधिकारी इसमें मौजूद होंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो बार बार हॉटस्पॉट में रहने वाला और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के हवाले से रेड जोन में रहने वाला एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर सुरक्षा के हवाले से बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर के अंदरूनी जो मसले मसाइल हैं उनको लेकर अगर बात की जाए तो बैठकें होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्हीं मसलों को लेकर ये बैठक होती है। और आज भी यहाँ पर केंद्रीय गृह सचिव यानी कि गोविंद मोहन पहुंचे और बैठक पर हर किसी की पैनी नजर। ठीक है, तो हमारे साथ शिल्पा शर्मा ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, आज इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग एक बार फिर से होगी, कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंस है इस मीटिंग की, पूरी जानकारी दीजिए। आज बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जो कि जम्मू पहुंच चुके हैं और मीटिंग जो कि क्रूशियल सिक्योरिटी रिव्यू की बैठक है और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। करीबन 11 बजे ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आपको बता दें कि एसएसपी डीजी, एनआई डीजी और साथ ही साथ बीएसएफ डीजी, जम्मू कश्मीर पुलिस डीजी नलिन प्रभात जो है वो इसमें मौजूद है और आला अधिकारी इसमें मौजूद है और पूरी तरीके से समय जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में आतंकी घटनाओं में जो है वो काफी समय से वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। और बीते ही कल आप देखेंगे कठुआ के बिलावर में जहां पर 3 युवकों का जो है वो शव मिला है, जंगल के नाले से ये शव जो है वो बरामद किया गया है और साफ तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये साफ तौर पर कहना है कि ये आतंकी घटना है, यानी कि आतंकियों ने जो है इसे अंजाम दिया है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि आतंकी घटना है, आतंकियों द्वारा जो है वो हत्या की गई है। और इसको लेकर अब देखिए, उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद जो है वो यहाँ पर गोविंद मोहन जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस समय सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, पाकिस्तान के द्वारा लगातार सरकार के जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं जहाँ पे जम्मू कश्मीर को इस प्रकार से जो है वो अशांति लाई जाए। और देखिए, आप 3 युवकों, 3 नौजवानों का ये शव मिलना ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इस समय सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो देखने को मिल रही है, जहाँ पे तमाम आला अधिकारी, एसएसबी के डीजी, साथ ही साथ एनआई के डीजी, बीएसएफ डीजी, जम्मू कश्मीर पुलिस डीजी नलिन प्रभात जो है वो इस समय मीटिंग में मौजूद। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए, जो अहम बैठकें हैं, मैक्सिमम टाइम बैठकें हैं, वो सुरक्षा के हवाले से ही की जाती है, आतंक को किस तरीके से खात्मा किया जाए उसके हवाले से की जाती है। लेकिन क्या कुछ लगता है अगर बैठकें हो रही है, इसमें यह भी देखने वाली बात है, अगर एरिया वाइज बात की जाए तो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आतंकवादियों की भी बदली है। कठुआ हो गया, यहाँ पर किश्तवाड़ हो गया, इन एरियाज को टारगेट करना शुरू किया। अब जिस तरीके से कल इस हादसे की कड़ी जोड़ी जा रही है जिसमें 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं, तो क्या लगता है स्ट्रैटेजी वाइज अब सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कितनी चेंजेस लाने की जरूरत है? देखिए, अगर मैं जिस प्रकार से आतंकी विरोधी अभियान की बात करूं तो पिछले समय जिस प्रकार से मीटिंग हुई तो साफ तौर पर कहा गया था कि आतंकी विरोधी अभियान जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ाया जाए और लगातार आप देखेंगे जहां पर कई इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन भी जो है वो पिछले समय में देखने को मिले थे और इस समय अब देखिए स्ट्रैटेजी को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति जो है वो यहाँ पर भंग की जा सके, अशांति यहाँ पर फैलाई जा सके और लगातार आप देखेंगे कहीं ना कहीं नारकोटिक्स भी जो है वो
भेजने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारे जवानों के द्वारा जो है वो उसे पूरी तरीके से विस्फोट भी किया जा रहा है, नार्कोटिक्स भी बरामद किया जा रहा है। लेकिन ये 3 युवकों का, नौजवानों का शव मिलना और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ट्वीट करके कहना है कि ये आतंकी घटना है, यानी कि आतंकी के द्वारा जो है हत्या की गई है, तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। तो स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से, यानी कि क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उन्हें विफल किया जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो स्ट्रैटेजी शिल्पा, ये पहली बार नहीं है जब ये मीटिंग्स हो रही है। इनफैक्ट फ्लैग मीटिंग भी हो चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर्स के बीच में, जब पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था। अब उसके बाद ये मीटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सहमति बन चुकी है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है इस मीटिंग की, क्योंकि उसके बाद ये पहली मीटिंग हो रही है हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जम्मू में। देखिए, अगर हम बीते समय की बात करें तो आप देखेंगे लगातार दिल्ली में भी जो है वो बैठक देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बैठक ली गई और काफी दिन तक वो बैठक जो है, यानी कि 2 से 3 दिन तक बैठक को देखने को मिली। उसके बाद आप देखेंगे कि जम्मू संभाग में भी जो है वो बैठक हुई। तो लगातार पिछले काफी समय से सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। और आज जो बैठक है क्रूशियल की बैठक है, क्योंकि आप देखिए 3 नौजवानों की हत्या होने के बाद ये आज बैठक जो है, जब उनका शव बरामद हुआ तो ये आज तुरंत जो है वो क्रूशियल रिव्यू सिक्योरिटी बैठक जो है वो देखने को मिली। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें पूरी स्ट्रैटेजी को लेकर जो है वो काम किया जाएगा। किस प्रकार से, आप देखिए अगर मैं अधिकारियों की बात करूं तो इसमें एसएसबी के डीजी है, एनआई के डीजी है, बीएसएफ के डीजी है, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीजी नलिन प्रभात जो है वो इसमें मौजूद है। तो तमाम ये आला अधिकारी इसमें स्ट्रैटेजी को तैयार कर रहे हैं, रणनीति को तैयार कर रही है कि जो पाकिस्तान अपनी नापाक। ओके शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में आज एक अहम हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली है, जिसको लेकर जो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कड़ी करने की बातें तमाम की जाएंगी। इसी बीच अब बात दिल्ली की सियासत की होगी, क्योंकि दिल्ली में लगातार सियासत गरमा रही है, सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है और होली और जुम्मा जो है वो एक ही दिन आ रहा है। इसके बीच में भी अब सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। जो शिखा राय हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ताबिश कबाल ने उनसे खास बातचीत की है। अब सुनिए कि शिखा राय ने क्या कुछ कहा है। होली का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है, लेकिन ऐसे में जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ इस बार जहां जुमे के दिन होली आ रही है, वहीं अफसरों की नींद उड़ी हुई है। इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी विधायक शिखा राय हमारे साथ हैं। मैडम, इस बार होली और जुमा एक दिन आ रहा है, ये ऐसा मौका होगा कि जब होली, हालांकि इससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन माहौल इस तरह का बना दिया गया है जैसे दंगों का कोई इंतजार किया जा रहा हो, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और जुमे की भी उन सबको शुभकामनाएं जिनके लिए त्यौहार है। और ये तो हमारी गंगा जमुनी जो संस्कृति है, ये उसी के अंतर्गत है कि एक दिन में 2 धर्मों के अलग से त्यौहार आ रहे हैं, तो सबको सौहार्द के साथ, आपस में अच्छे वातावरण के साथ, प्रेम के साथ इस त्यौहार को मनाते आए हैं। सब होली को सभी धर्म मनाते हैं, तो इसमें अगर 2 त्यौहार उस दिन हो गए हैं तो सबको मिलजुल कर प्रेम से मनाना चाहिए। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि सीओ हैं संबल के अनुज चौधरी, उनके बयान के बाद से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है वो बीजेपी के इशारों पर दिया है। तो जो बयान समाजवादी पार्टी कोर्ट कर रही है, उनका ये अपोजिशन कोर्ट कर रहा है, उससे सीधा सीधा आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन की दृष्टि से अगर कोई अफसर अपनी बात को कहता है तो ये उसका अपना जो मैनेजमेंट है उनको करनी है, उसको लेकर के कोई बात हो सकती है। और इसमें शायद ये तो नहीं कहा गया कि आप मनाएं ना, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक जन त्यौहार ना मनाए। मुझे इस बयान से यही लगता है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा वातावरण ना तैयार हो कि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत हो। खासतौर से दिल्ली, चूंकि आप दिल्ली से विधायक है और बीजेपी की सरकार पहली बार बनी, आप लोगों की तो होली डबल बनने जा रही है। आप सत्ता में भी आए हैं और होली के समय सत्ता में आए हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त रहेगी इस बार? जी बिल्कुल, हमेशा रहती आई है और इस बार भी रहेगी। मैंने कहा कि त्यौहार सबको अपने सब स्वतंत्र हैं अपना त्यौहार मनाने के, लेकिन कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं सबको ही तय करनी पड़ती हैं कि जिससे कोई किसी प्रकार की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर या ऐसा शोर शराबा हंगामा होने की नौबत ना आए। तो वो सबके लिए, जो भी नागरिक हैं दिल्ली के लिए, उनके लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी तरह से, किसी भी तरफ से कोई भी ऐसा मौका न दिया जाए कि कोई वातावरण बिगड़े। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल।
आगे बढ़ेंगे जहां पर बिहार की बात करेंगे। बिहार में सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी सियासी पारे के चलते बिहार में आज आरजेडी का धरना प्रदर्शन है और बीजेपी नीतीश सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आएंगे। पटना में प्रदेश कार्यालय में किया जाएगा ये धरना प्रदर्शन। आरजेडी जो है बीजेपी और नीतीश के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कई मुद्दों को लेकर करेगी और साथ ही साथ बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो हलचल तेज है उसके बाद ये पारा काफी ज्यादा तेज है और आज धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा जहां पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर सड़क पर उतरने का ये ऐलान कर दिया है और इस समय बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा में भी आरक्षण की गूंज सुनाई दी थी और अब इसी मुद्दे को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित बताइएगा क्या लगता है किस तरीके से अब ये सियासी पारा और बढ़ेगा जब धरना प्रदर्शन बयानबाजी जो है वो देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पर देखिए, आपने जिस तरह से बताया कि बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव होना है तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष या विपक्ष हो दोनों ने अपने कमान कड़े कर लिए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी यह कहे कि पूरी एनडीए की जो टीम है वो धर्म विधि व्यवस्था हिंदुत्व और लालू शासन काल जो पिछली जो सरकार थी उसमें जो विधि व्यवस्था थे कानून व्यवस्था थे और इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा में उतरने का पूरा मन बना चुकी है। वही महागठबंधन की ओर से आरक्षण का मुद्दा है, माई बहन योजना है, पेंशन योजना है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको अब गंभीरता से लेकर नेता विपक्ष है तेजस्वी यादव अब वो बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। इस बीच आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता है तेजस्वी यादव, विधानसभा में विपक्ष के नेता है, तो उनकी ओर से आरक्षण के मुद्दे को बड़ा धरना का आयोजन किया गया। इसको लेकर बजाते जो है बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, मंच सजाए गए हैं। हालांकि इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी, एक्स पर इसकी जानकारी दी कि आज वो धरना देकर 65% आरक्षण की मांग है। दरअसल देखिए आरक्षण का जो खेल है सन 2023 से ही बिहार में चल रहा है। जब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के दायित्व में थे, उस समय जब जनगणना हुई बिहार में जो है जातीय गणना हुई तो जातीय गणना होने के बाद इस मुद्दा को काफी प्रमुखता से उठाया गया कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए और इसको 65% तक ले जाया जाए। हालांकि ये मुद्दा जो है जगह जगह घूमते घूमते न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय ने इसको निरस्त कर दिया इस मुद्दे को। अमित, अब इस साल के अंत में हम देख रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगे। यादव आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिल्कुल अमित, पटना में बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन चल रहा है। बिल्कुल अमित, हम देख रहे हैं कि 2025 के अंत में विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगे और उससे पहले ही इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप अगर हम कहें या फिर कटाक्ष करने की बात कहें तो ये दौर शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष पर अब लगातार आरजेडी हमलावर नजर आ रही है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ है, तो क्या लगता है कि बढ़त मिल सकती है इन विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल देखिए, समय राजनीति का जो खेल है वो संभावनाओं का खेल, सब लोग ये अब जान चुके हैं कि संभावनाओं का खेल होता है। और सन 2023 की बात करें, 2023 की बात करें तो नीतीश कुमार थे, महागठबंधन का अभिन्न अंग थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिस तरह से समय अंतराल बदला और नीतीश कुमार एनडीए के साथ वर्तमान में है और आरक्षण का मुद्दा तेजस्वी यादव ने निश्चित तौर पर जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, तो इस वर्ग को साधने का अचूक अस्त्र तेजस्वी यादव के हाथ लग गया है। लेकिन अब देखना होगा, चूंकि मामला न्यायालय से निरस्त हो चुका है, न्यायालय ने इसको ठुकराते हुए जो है पूर्व के आरक्षण प्रणाली को ही लागू रखने की व्यवस्था कही है। लेकिन चूंकि अब मामला राजनीतिक हो चुका है और न्यायालय से होते हुए सड़क पर और सदन से होते हुए सड़क पर आ गया। देखिए बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और शुक्रवार को भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर काफी हो हंगामा हुआ था और विपक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि अगर नीतीश कुमार ने इस को कानून के तहत लागू कर दिया होता तो मामला न्यायालय में जाता ही नहीं।
तो मामला में न्यायालय में जाना, इसका निर्णय होना, अमित, ये नीतीश कुमार की सोची समझी अमित यहाँ रणनीति का एक हिस्सा हो सवाल ये सकता भी है। उठता है कि अगर आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो बात हो रही है कि लागू नहीं किया जा रहा, चाहे वो शिक्षकों को लेकर हो या अभ्यर्थियों जो अप्लाई कर रहे हैं उनको लेकर, लेकिन इसमें 65% ये कहा जा रहा है, चाहे अनुसूचित जनजाति हो या आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही पूरा बात की जाए। जनता इसमें कैसे आरजेडी का समर्थन कर रही है या क्या कुछ बयान इस चीज को लेकर दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दे तो आवाम के हैं जिस पर पार्टी लड़ती है। निश्चित तौर पर देखिए, आम जनता की बात करें तो अब आम जनता जो है, जो मतदाता है, जो निर्णायक अपनी भूमिका निभाते हैं और चुनाव बनाने में, तो वो बहुत हद तक जागरूक हो चुके हैं और वो स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं। हर बात और विषय पर उनकी मंत्रणा होती है, उनका सोच होता है, अपना एक निजी जो है उनका विचार व्यवहार होता है। तो निश्चित तौर पर जो आम मतदाता है वो सब बातों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं कि उनके हित में क्या है, उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो तमाम दलों के कार्य को जो है आम जनता मजबूती से देख रही है। अब इस विधानसभा चुनाव में जब मुद्दा आएगा फ्लोर पर, तो उस समय देखा जाएगा कि मतदाता क्या कुछ रुख अख्तियार करते हैं। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच हम बात बिहार की कर रहे थे, जहां पर कि आज आरजेडी के जो तमाम समर्थक है सड़कों पर उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में रेप केस में 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली पर्यटक समेत 2 महिलाओं से रेप का मामला सामने आया और अब पीड़ितों के साथ मारपीट की गई और एक की इस पूरी घटना में मौत हो चुकी है। सीएम सिद्धारमैया ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 2 अभियुक्तों को इस पूरी घटना में गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, कर्नाटका में इजरायली पर्यटक समेत 2 महिलाओं के रेप केस में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीएम की तरफ से भी बयान सामने आया जहां पर ये कहा कि कड़ा एक्शन होगा। यहाँ पर विदेशी पर्यटक के साथ रेप का मामला सामने आया है और उसके बाद जो मामला है वो गर्माता हुआ नजर आया। कर्नाटक के कोप्पल जिले में आपको बता दें कि रमणीय अनेगुंडी क्षेत्र है जहां पर एक इजरायली पर्यटक समेत उसके साथ 2 महिलाएं थी, उनके साथ गैंगरेप जो है वो हुआ, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, हर किसी को झंझोर के रख दिया और पीड़ितों के साथ आपको बता दें कि मारपीट भी की गई है। आरोपियों ने इसके बाद उन्हें नहर में फेंककर मारने की कोशिश की, जिसके चलते एक पर्यटक की इसमें मौत भी हो गई है। तो फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी की तलाश जारी है। लेकिन कर्नाटक की अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया, जहां पर गिरफ्तारी 2 आरोपियों की हुई, अभी एक की बाकी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 लोग जो हैं वो इसमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं, इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें से 2 अभियुक्तों को, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये मामला कर्नाटका से सामने आ रहा है और इस केस में जान गंवाने वाले पर्यटक मूल रूप से वो ओडिशा के ही थे, यानी कि वो इंडिया के ही थे। अब इनका नाम जो है वो विभाष बताया जा रहा है और उनका शव शनिवार सुबह बरामद कर लिया गया है। स्थानीय रिजॉर्ट के पर्यटकों और साथ ही साथ उनकी महिला गाइड पर हमला ऐतिहासिक हम्पी विरासत स्थल के पास हुआ है और गंगावती में तुंगभद्रा नदी में दूसरी ओर स्थित है। और ये पूरा इलाका जो है वो बताया जा रहा है, जहां पर आपको इस इलाके की डिटेल्स दे रहे हैं। और लेकिन अगर बात की जाए सीएम सिद्धारमैया की, तो उन्होंने पहले से ही आश्वासन दिया था कि इस पूरी घटना पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे साथ कर्नाटक के ब्यूरो चीफ ज्वाइन कर चुके हैं पाटिल। तो पाटिल जी, आप बताइएगा क्या था ये पूरा मामला, अब किस तरीके से सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है और अब 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है? रूपाली जी, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के कोप्पल जिले के जो खानापुर में जो प्रवासी मंदिर है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, जो कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में हम्पी और आनेगुंडी और हनुमगिरी, जो 3 हेरिटेज प्लेसेस है, यहाँ पर टूरिस्टर जो अमेरिका और इस्राइल से जो मूल प्रवासी आए थे, इन महिला प्रवासियों पर 6 तारीख के दिन जो रात 11 बजे जो गंगावती के खानापुर तालाब के पास, यानी कि लेफ्ट इरिगेशन का जो चैनल रहा, तो वहां पर गैंगरेप हुआ था। इस गैंगरेप के दौरान इनको जो होम स्टे पे जो जगह दिया गया था, उस महिला पे भी गैंगरेप हुआ था। गैंगरेप के बाद जो अत्याचार कर मर्डर किया गया था, इसमें कर्नाटक पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है। एक फरार हो गया था। जो फरार हुआ व्यक्ति
खानापुर से करीब 6 से 7 किलोमीटर पर उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एक्स पोस्ट में बताया कि कर्नाटक सरकार जो लोगों की सुरक्षा देने में काफी नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने तुरंत बैठक कर जो आरोपी जो भी हो उसको तुरंत अरेस्ट करेंगे और जो भी मामला रहेगा उस मामले में। लेकिन यहाँ पर जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उनसे क्या कुछ बयान सामने आए हैं, ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अभी तक एक आरोपी पकड़ा नहीं गया है और 2 अगर गिरफ्तार हुए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिए गए? 2 आरोपी कल रात गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन और भी छानबीन चल रही है। एक और आरोपी ओडिशा मूल का था, जो डिबास नाम का बंदा, उसको हत्या कर दी गई है, लेकिन उस हत्या का कारण कौन है ये पता नहीं चल रहा है। कि इन दोनों के साथ एक और बंदा था, वही डिबास था जो ओडिशा मूल का व्यक्ति। अभी इसको लेकर जो शिवोरी पुलिस भी तहकीकात कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कर्नाटक से ये बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर कि इजरायली पर्यटक के साथ दुष्कर्म किया गया और एक साथी को मारा गया। इसी बीच बात उत्तर प्रदेश की, राजा भैया की पत्नी द्वारा उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और पत्नी की शिकायत पर दिल्ली में एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। तो आपको बता दें, राजा भैया पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर उसी की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कर दी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ एफआईआर उन्हीं की पत्नी ने और प्रताड़ित करने के आरोप जो है वो लगाए हैं और उनकी शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं इस पर पूरा संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि राजा भैया की मुश्किलें बढ़ेंगी। एफआईआर पत्नी द्वारा प्रताड़ित करने पर लगाई गई है। तो अब इस पर पुलिस और क्या कुछ एफआईआर के बाद संज्ञान लिया जाता है, हर किसी की नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि धारा 498A का मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा प्रताप पर उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज की है। उमेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, बताइएगा पूरी जानकारी इस मामले को लेकर, क्योंकि नेता की पत्नी ने ही उन पर एफआईआर दर्ज करवाई है और प्रताड़ित करने का आरोप साफ तौर पर लगाया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया जो प्रतापगढ़ कुंडा के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी भावनी सिंह ने थाना सफदरगंज एनक्लेव जिला साउथ वेस्ट नई दिल्ली में धारा 498A का मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले भी उनके तरफ से मुकदमे दर्ज कराए हैं। इनका भानवी सिंह से राजा भैया का, यानी जो उनकी पत्नी है, उनसे विवाद चल रहा है और कहीं ना कहीं कई मामले कोर्ट में हैं। हालांकि जिस तरह लगातार वो ये कहती रही है भावनी सिंह की, जो रघुराज प्रताप राजा भैया हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई थोड़ा करवाना गंभीर बात रहती है। इस तरह की बातें हमेशा देखी गई हैं, लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में राजा भैया जो मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ेंगी। जी उमेश, इस बात की जानकारी जो है वो यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन अगर हम राजा भैया की बात करेंगे, क्या उन्होंने अपना पक्ष साफ करने के लिए कोई अभी बयान दिया है? क्योंकि उन्हीं की अपनी पत्नी ने उन पर प्रताड़ित करने के आरोप लगा दिए हैं। अब जाहिर तौर पर वो एक अच्छे नेता हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर चुके हैं, तो उनकी तरफ से अपनी छवि को साफ रखने के लिए, अपना पक्ष सामने रखने के लिए क्या कुछ कहा गया है? देखिए, इससे पहले भी कई बार उनके तरफ से उनके लोगों द्वारा बयान दिए जा चुके हैं इस मामले को लेकर। इससे पहले भी जो मामले हुए थे, लेकिन अभी बहरहाल ये जो दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर राजा भैया के तरफ से या उनके किसी समर्थक के तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है वो पूछताछ कर सकती है। यहाँ पर उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन सीतापुर पत्रकार हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है, जहां 3 लेखपालों समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। आईजी समेत स्वॉट सर्विलेंस टीम ने पूछताछ की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 गोली लगने की पुष्टि फिलहाल की गई है और यूपी में ये पत्रकार का हत्याकांड जिसमें गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस द्वारा कर ली गई है।
तो आपको बता दें कि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3 लेखपालों समेत 8 संदिग्ध अभी फिलहाल पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आईजी समेत स्वॉट सर्विलेंस टीम ने पूछताछ की है और अगर लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन ये पूरा मामला एक पत्रकार के हत्याकांड का है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके की खबरें आ रही हैं, अब सीतापुर से सामने आ रही हैं जहां पर कि एक पत्रकार जो कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और इन्हीं का अगर ऐसे इनके साथ प्रताड़ना की जाएगी, इनकी हत्या होगी, तो फिर जो तमाम मुद्दे हैं उनको, जनता के मुद्दों को उजागर कौन करेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अब इस पर प्रशासन एक्शन में आई है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे कि पूछताछ अभी फिलहाल चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 गोली लगने की पुष्टि भी हो चुकी थी। तो बिल्कुल बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला सामने आया है जहां एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सीतापुर में हुई और फिलहाल 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। बाद लगभग 3:15 बजे के आसपास नेशनल हाईवे पर महोली क्षेत्र अंतर्गत हेमपुर घाट ओवरब्रिज के ऊपर राघवेंद्र वाजपेयी, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, आरटीआई एक्टिविस्ट थे, दैनिक जागरण में स्थानीय पत्रकार थे, इनकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल भेजा गया इनको। परिवारीजनों से वार्ता की जा रही है। तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जाने की कार्रवाई चल रही है। 4 टीमें। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिफन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।